चलिए इधर देखिए, अब आज हम बात करेंगे सेल का टर्मिनल विभव, जिसे हम टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं। तो क्या होता है टर्मिनल विभव? कल हम लोग बात किए थे सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो कल विद्युत वाहक बल के विषय में हम लोग पूरे अच्छे से समझ लिए थे। आज टर्मिनल विभव के विषय में समझेंगे। तो देखिए क्या होता है सेल का टर्मिनल विभव, इसी को वोल्टेज भी कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। हाँ, टर्मिनल वोल्टेज। अरे यहां छूट गया, ठीक है। देखिए कल हम लोग जब विद्युत वाहक बल पढ़े थे तो आपको याद होगा कि पूरे परिपथ में एकांक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल जो ऊर्जा देता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, और यही सेल के टर्मिनलों के बीच का अधिकतम विभव भी होता है। तो उसे हम अधिकतम विभव भी कहें, या सेल द्वारा दी गई ऊर्जा जो पूरे परिपथ में एकांक कूलाम आवेश को प्रवाहित कर सके, ठीक है। आज उसी सेल का हम टर्मिनल वोल्टेज की बात करेंगे, और यह समझना बहुत जरूरी है कि टर्मिनल वोल्टेज और विद्युत वाहक बल में डिफरेंस क्या है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो फिर हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि दोनों की यूनिट आप देखेंगे सेम है, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों का विमीय सूत्र सेम है, तो अंतर क्या है वो जरूर हमें समझना होगा। मान लीजिए हमने एक सेल बनाया, सेल में हमने दो प्लेट लगा दिया, ठीक है। इन प्लेटों को क्या कहते हैं? प्लेटों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इन प्लेटों के प्रकृति के आधार पर इनका नाम कैथोड और एनोड। तो ये हम मान लेते हैं कैथोड है, और इसको हम मान लेते हैं एनोड है। कैथोड क्या होता है? कैथोड क्या होता है? हाँ, जिस क्षण पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिलियन से अधिक हो कैथोड है, और जिस पर कम हो वो एनोड है। कैथोड का प्रकृति कैसा होता है और एनोड का? तो इसका मतलब अगर ये कैथोड है तो इसका प्रकृति क्या है, और इसकी प्रकृति ऋणात्मक, और ये विलयन है, ये विलयन है। जिस पदार्थ का विलयन बनता है उसे कौन सा पदार्थ कहते हैं? वैद्युत। कोई एक एग्जाम्पल बताएं। हाँ, H2SO4, ठीक है। समझ में आ गई बात? H2SO4 वैद्युत अपघट्य है। जब उसको जल में मिला दिया जाता है तो जो विलयन बनता है वो H2SO4 का विलयन हो जाता है, अर्थात विद्युत अपघट्य का विलयन, ठीक है। अब देखिए इन इलेक्ट्रोडों का जो ऊपर वाला ये पॉइंट है, समझ में आई बात? इसी को हम टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल। क्योंकि कोई भी तार यहीं पर आप जोड़ेंगे, सेल के अंदर तार को घुसेड़कर थोड़ी जोड़ा जाता है। ऐसा होता है क्या? कोई बैटरी में, बैटरी से आपको धारा ले जानी है या टीवी चलाना है बैटरी से, तो जो तार टीवी से आएगा वो बैटरी के अंदर डालोगे नहीं ना। बैटरी के ऊपर ऐसे दो ऐसे पॉइंट दिखेंगे, वहीं पर उस तार को बांध दिया जाता है या क्लिप से उसको दबा दिया जाता है। तो जहां पर क्लिप आप लगा रहे हो तार को, उसी को बोलते हैं टर्मिनल। क्या बोलते हैं? टर्मिनल। तो ये सेल के एक टर्मिनल है, ठीक है। और जब इन दोनों टर्मिनल को किसी भी तार से, किसी भी उपकरण से जब आप जोड़ेंगे तो सेल क्या करेगा? उसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करेगा, ठीक है। मान लीजिए हमने सेल के इन दोनों टर्मिनलों को यहां पर किसी बल्ब से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? बल्ब से। यहां बल्ब लगा दिया हमने,
ठीक है, ऐसे हमने इसको जोड़ दिया। ठीक, जब आप बल्ब से इसको जोड़ देंगे तो सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। क्यों शुरू हो जाएगी? क्योंकि सबको पता है जब सेल के दोनों इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तभी सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब तक दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं तब तक सेल कभी भी अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहां से तार लेकर के और यहां से तार लेकर के दोनों तार ला करके बल्ब को क्या किया, जोड़ दिया। तो अब ये देखिए दोनों तार बल्ब से होते हुए एक दूसरे इलेक्ट्रोड को क्या किए, जोड़ दिए। अब जैसे जोड़ दिए तो सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया चालू हो गई। और जब रासायनिक अभिक्रिया चालू हो गई तो सेल क्या किया, इसमें धारा प्रवाहित करना शुरू कर दिया और बल्ब क्या हो गया, जलने लगा। क्लियर है? बात आती है टर्मिनल वोल्टेज। देखिए इसमें धारा जा रही है क्योंकि जुड़ गया। ठीक है, देखना ध्यान से, परिपथ चालू हो गया है, बल्ब जल रहा है, ये बल्ब जो है जलने लगा। क्लियर? अब देखना, जब बल्ब नहीं जल रहा था इसका मतलब उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। उस समय सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच का अधिकतम विभव अर्थात सेल की अधिकतम क्षमता, धारा प्रवाह करने की अधिकतम क्षमता यानी उसका अधिकतम वोल्टेज विभव सेल का क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। क्लियर है? अब इस केस में इसमें धारा बहने लगी, धारा बह रही है। ठीक है, तो अब सेल का जो वोल्टेज होगा दोनों टर्मिनलों के बीच, जब धारा बह रही है ऐसे केस में सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच का जो विभव होगा वह ही विभव क्या कहलाएगा, टर्मिनल विभव। अब वो विभव क्या कहलाएगा, टर्मिनल विभव। नहीं समझे? जैसे एक व्यक्ति, हमने कल भी एग्जाम्पल दिया था कि एक व्यक्ति की क्षमता है कि वो 50 केजी वजन उठा सकता है, वो उसकी अधिकतम क्षमता है, उससे ज्यादा वो उठा नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसकी क्षमता अधिकतम कितनी है, 50 केजी। उसी तरह सेल अभी धारा नहीं प्रवाहित कर रहा, ठीक है, लेकिन उसकी अधिकतम क्षमता है कि वो किसी भी परिपथ में जुड़ेगा तो अधिकतम वोल्टेज से धारा दे सकता है, तो वह अधिकतम वोल्टेज हो गया उसका विद्युत वाहक बल। लेकिन अब सेल को हमने परिपथ से क्या किया, जोड़ दिया, अब धारा स्टार्ट हो गया। तो अब धारा जब स्टार्ट हुआ तो जिस वोल्टेज पर धारा सेल परिपथ को दे रहा है वह वोल्टेज सेल का क्या हो गया, टर्मिनल वोल्टेज। मतलब 50 केजी उसकी क्षमता थी, लेकिन अब वो काम जब करना शुरू किया तो ये थोड़ी ना कि काम वो 50 केजी पर ही कर रहा होगा। 10 केजी वाला हो सकता है वो सामान उठा रहा हो, 20 केजी का सामान उठा रहा हो, 40 केजी का सामान उठा रहा हो। तो जो सामान उठा रहा है उस समय उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी। लेकिन उसकी अधिकतम क्षमता कितनी थी, 50। और काम करते समय जो क्षमता दिखा रहा है, समझ में आ रहा है, काम जब कर रहा है उस समय जो उसकी क्षमता है, ठीक है, वो 50 नहीं होगी, वो उससे कम ही होगी। उसी तरह से जब सेल धारा प्रवाहित नहीं कर रहा था उस समय सेल की जो अधिकतम विभव है वो सेल का क्या है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब सेल धारा प्रवाहित करना शुरू कर दिया तो क्या सेल उसी वोल्टेज पे धारा दे रहा होगा, नहीं ना, उससे कम पर भी दे रहा होगा। तो उससे कम पर जो दे रहा है वो हो गया सेल का टर्मिनल विभव। अब इसको अपने भाषा में समझो, सेल द्वारा बाह्य परिपथ में, जैसे उसमें लिखा गया था ना सेल द्वारा संपूर्ण परिपथ में, इसमें लिखो सेल द्वारा बाह्य परिपथ में, केवल बाह्य परिपथ में, संपूर्ण में नहीं, बाह्य परिपथ में एकांक कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का क्या कहलाएगा, टर्मिनल
वोल्टेज, टर्मिनल विभव या टर्मिनल वोल्टेज। जैसे कल आपने पढ़ा कि सेल द्वारा एकांक कूलाम के आवेश को संपूर्ण परिपथ में यानी बाह्य परिपथ में भी और सेल के अंदर परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल जितनी ऊर्जा देगा वो सेल का विद्युत वाहक बल है। लेकिन आप टर्मिनल में जब बात करेंगे तो टर्मिनल में केवल सेल के टर्मिनलों के बीच की बात होगी और सेल के टर्मिनलों के बीच केवल ये बाह्य परिपथ जुड़ा है। तो इसी बाह्य परिपथ में एकांक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल जितनी ऊर्जा देगा वो सेल का टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। समझ में आ गई बात? और ये टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वह यहां पर जो उपकरण लगा होगा उसी वोल्टेज के बराबर होगा, उसी वोल्टेज के बराबर होगा। जैसे मान लो इस सेल का अधिकतम वोल्टेज है 0.5, इस सेल का अधिकतम वोल्टेज कितना है 0.5 वोल्ट। तो ये अधिकतम वोल्टेज सेल का क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल। समझ में आ गया? ये जो सेल का अधिकतम वोल्टेज इतना है तो ये सेल का क्या कहलाएगा? ठीक है, हमने यहां पर एक बल्ब लगा दिया। अब बल्ब जो है, इस बल्ब का जो वोल्टेज है वो 0.4 वोल्ट है। कितना है? तो सेल जब इसमें धारा देगा तो कितने वोल्ट पर देगा? इतने पर देगा ना, इतने पर देगा ना। तो ये सेल का क्या कहलाएगा? टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल विभव। उसी को वोल्टेज और विभव दोनों कहते हैं। ठीक है, तो अब इस उपकरण का वोल्टेज इतना है तो इसी वोल्टेज पर सेल धारा दे रहा है। ठीक है, तो यही वोल्टेज सेल का टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। मतलब जो उपकरण लगाएंगे उस उपकरण का वोल्टेज ही सेल का। समझ में आ गया? कोई भी उपकरण आप खरीदिएगा जो सेल से, बैटरी से चलता हो या किसी भी विद्युत स्रोत से चलता हो तो उस पर उसका लिखा रहता है इतना वोल्ट। देखिएगा इतना वोल्ट लिखा रहता। जो आप ये बल्ब खरीदते हो ना 100 वाट, देखिएगा 100 वाट का बल्ब खरीदते हो तो ये वाट तो उसकी क्षमता है, लेकिन उसी पर लिखा है 150 वोल्ट। 150 वोल्ट लिखा है। इसका मतलब कि वो बल्ब जब तक 150 वोल्ट की करंट पाएगा नहीं तब तक बल्ब जलेगा नहीं। तो यानी जिस विद्युत स्रोत से आप उसको ऊर्जा दोगे वह विद्युत स्रोत 150 वोल्ट से ऊपर होना तभी तो उसको जलाएगा। ये 7 वाट का है एलईडी, एलईडी है 7 वाट है ये, लेकिन इसका वोल्ट भी होगा, उस पर लिखा होगा। जो कवर में आता है बल्ब उस पर देखिए लिखा होगा कितने वोल्ट का है। अगर मान लीजिए 25 वोल्ट लिखा है तो समझ लीजिए कि ये 25 वोल्ट तक का करंट पाएगा तभी जलेगा, अदरवाइज नहीं जलेगा। अब आप इसको किसी विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे तो ध्यान रहे कि उस विद्युत स्रोत का वोल्टेज 25 वोल्ट से अधिक होना चाहिए, तभी वो इस 25 वोल्ट के बल्ब को जला पाएगा, नहीं तो जला नहीं पाएगा। समझ में आ गया? तो विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच जो उपकरण लगाया जाता है उस उपकरण का वोल्टेज ही डिसाइड करता है कि सेल का टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, क्योंकि सेल उतने ही वोल्टेज पर करंट देगी। क्लियर? सेल उतने ही वोल्टेज पे करंट देगी। अगर कहीं सेल का वोल्टेज 0.4 न होकर के 0.3 होता तो बताओ क्या सेल बल्ब को जलाएगा? नहीं जलाएगा। क्यों? क्योंकि सेल की अधिकतम क्षमता जो है बल्ब की वोल्टेज से कम है, तो सेल उसको जला नहीं पाएगा। क्लियर हो गया? दोनों में विद्युत वाहक बल सेल की अधिकतम क्षमता है। जैसे हमने कहा ना कि एक आदमी 50 केजी वजन उठा सकता है तो उसकी अधिकतम क्षमता है। अब हम कहें कि तुम 51 केजी उठाओ, उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसकी अधिकतम क्षमता 50 केजी की है, तो उससे ज्यादा उठा ही नहीं पाएगा, कुछ भी कर लीजिए।
ठीक है। लेकिन अगर उससे कहा जाए तुम 49 kg उठाओ, तो 49 kg क्या है, उसकी टर्मिनल हो गया, उठा रहा है ना, 49 kg वजन उठा ले रहा है, तो 49 क्या हो गया, उसका टर्मिनल हो गया। 40 kg उठा रहा है तो उसका टर्मिनल हो गया, क्योंकि उसका अधिकतम तो 50 है, उसके नीचे हर वजन को आसानी से उठा लेगा, तो वो उसका टर्मिनल हो गया। उसी तरह से सेल का है, सेल अधिकतम जो वोल्टेज है सेल का, वो उसका विद्युत वाहक बल है, और जिस वोल्टेज पर करंट परिपथ को दे रहा है वो उसका टर्मिनल वोल्टेज है। क्लियर हुआ? दोनों में अंतर, दोनों में अंतर समझ में आया? जिस वोल्टेज पर सेल काम कर रहा है वो उसका टर्मिनल है, और सेल का जो अधिकतम वोल्टेज है वो उसका विद्युत वाहक बल है। ऐसे आसान शब्दों में समझ लो, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और समझ लेना, सेल पर जो लिखा है वो क्या है, सेल का, सेल पर जो वोल्टेज लिखा है वो सेल का क्या है, विद्युत वाहक, और उपकरण पर जो वोल्टेज लिखा है वो क्या है, टर्मिनल विभव है। समझ में आ गया ना? सेल पे जो लिखा है वो उसका विद्युत वाहक बल है, वो भी वोल्टेज में लिखा है, और उपकरण पर जो वोल्टेज लिखा है वो उसका टर्मिनल वोल्टेज है, क्योंकि वो बता रहा है उपकरण कि हम इतना वोल्ट पाएंगे तब चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे, तो उसका टर्मिनल वोल्टेज है वो। अब देखिए इसको डिफिनीशन में कैसे लिखेंगे, किसी सेल द्वारा बाह्य परिपथ में, ठीक है, सेल द्वारा बाह्य परिपथ में, बाह्य परिपथ का मतलब टर्मिनलों के बीच जो बाहर परिपथ लगा है, यानी जो बल्ब लगा है उसकी बात हो रही है, सेल के अंदर जो परिपथ होता है उसकी बात नहीं हो रही है। तो किसी सेल द्वारा बाह्य परिपथ में एकांक कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का क्या कहलाएगा, टर्मिनल विभव कहलाता है। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ध्यान देना, अगर यही बाह्य परिपथ के जगह संपूर्ण परिपथ लिख दिया जाता तो यही दी गई ऊर्जा सेल का क्या हो जाती है, विद्युत वाहक बल हो जाती। लेकिन यहां पर केवल बाह्य परिपथ लिखा। बाह्य परिपथ का मतलब सेल के बाहर जो उपकरण आप जोड़ रहे हो, सेल के बाहर जो उपकरण आप क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो, उस उपकरण में अगर एकांक कूलाम का आवेश प्रवाहित करना हो, ठीक है, तो सेल जो ऊर्जा देगा उस सेल का टर्मिनल विभव हो जाएगा, ठीक है। यानी उस बाह्य परिपथ में जब सेल एकांक कूलाम के आवेश को प्रवाहित करेगा तो वो उपकरण में धारा बहेगी। भाई जब आवेश प्रवाहित होगा धारा नहीं बहेगी। तो उस उपकरण में, जैसे इस सेल बल्ब है, तो इस बल्ब में एकांक कूलाम का आवेश प्रवाहित करने के लिए ये सेल जो ऊर्जा दे रहा है कि एकांक कूलाम का आवेश इसमें प्रवाहित हो, अर्थात इसमें धारा बहे, तो जो ऊर्जा दे रहा है सेल, वो सेल का टर्मिनल विभव है, ठीक है। इसका मतलब जो ऊर्जा दी जा रही है वही विभव के बराबर है।
समझ में आ गया ना, जो ऊर्जा दी जा रही है वही उसके वोल्टेज के क्या है, बराबर है। क्लियर हो गया। इसीलिए हमने कहा कि सेल के टर्मिनलों के बीच जो भी उपकरण आप जोड़ेंगे उस उपकरण का वोल्टेज ही डिसाइड करेगा कि सेल का टर्मिनल वोल्टेज कितना होना चाहिए। क्लियर है ना, क्योंकि वो उपकरण बता रहा है कि हम इतना वोल्ट का पाएंगे ऊर्जा तभी हम चलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए, अब इसका फॉर्मूला देख लिए क्या होता है, क्या चीज, टर्मिनल का टर्मिनल वोल्टेज। देखिए, मान लीजिए कोई सेल है, वो बाह्य परिपथ में क्यू कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए W जूल ऊर्जा क्या कर रहा है, दे रहा है। माना कोई सेल बाह्य परिपथ में क्यू कूलाम का आवेश प्रवाहित करने के लिए W जूल ऊर्जा दे रहा है। कोई सेल है जो अपने बाहर जुड़े हुए परिपथ में क्यू कूलाम का आवेश प्रवाहित करने के लिए W जूल ऊर्जा दे रहा है, तो सेल का टर्मिनल क्या वोल्टेज V बराबर हो जाएगा W बटा Q। और ये W क्या है, बाह्य परिपथ के लिए है, यहां लिख देना बाह्य, यानी ये जो ऊर्जा दी गई है वो बाह्य परिपथ के लिए दी गई है, तो W बाह्य बटा Q। ठीक है, ये टर्मिनल वोल्टेज का क्या हो गया, सूत्र हो गया। अब देखो, कल यही सूत्र था W संपूर्ण, यही था ना, आज यही है W बाह्य बटा Q, यानी बाह्य परिपथ के लिए ऊर्जा, यानी टर्मिनल वोल्टेज हमेशा किसकी बात करेगा, बाह्य परिपथ की, और विद्युत वाहक बल संपूर्ण परिपथ की। संपूर्ण परिपथ के लिए जो सेल ऊर्जा खर्च करेगा वो उसका विद्युत वाहक बल है, और केवल बाह्य परिपथ के लिए सेल जो ऊर्जा खर्च करेगा वो टर्मिनल वोल्टेज है। ठीक है, अब जो बाह्य परिपथ के लिए ऊर्जा खर्च होगी वो बाह्य परिपथ में जो उपकरण लगा है उस पर डिपेंड करेगा कि वो उपकरण कितना ऊर्जा खर्च कर सकता है, उतना ही ऊर्जा सेल उसको देगा। ठीक है ना। अब देखिए, इसका मात्रक क्या होगा बताओ, हाँ, एसआई मात्रक बताओ, पहले तो सूत्र से बोलो, जूल प्रति कूलाम, पहला मात्रक सूत्र से बोला जाता है, जूल प्रति, इसी को एक शब्द में बताओ, हाँ, वोल्ट, इसी को एक शब्द में हम वोल्ट कहते हैं। ठीक है, दूसरा विमीय सूत्र बताओ, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होगा, हाँ, एम एल पे 2, हाँ यही ना, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। क्लियर, तो इतना आप जानते रहिएगा। इसी टर्मिनल वोल्टेज को हम सेल का एक तरह से मिनिमम वोल्टेज भी कह सकते हैं, वो अधिकतम विभव था, ये न्यूनतम विभव कह सकते हैं इसको। क्लियर हो गया, दोनों में विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज, देखो दोनों के मात्रक वही है, विमीय सूत्र वही है, फार्मूला वही है, समझना बड़ी जरूरी है, दोनों में अंतर, दोनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्या टर्मिनल है और क्या विद्युत वाहक बल है। सेल की कुल क्षमता जो है
वो उसकी क्या है, विद्युत वाहक बल है। और सेल जिस वोल्टेज पर काम कर रहा है वो उसका क्या है, हाँ। और ये टर्मिनल वोल्टेज कौन डिसाइड करेगा, लगे हुए बाह्य परिपथ का वोल्टेज, जो बाहर परिपथ में लगाए होंगे उपकरण, उसका वोल्टेज डिसाइड करेगा कि इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा या है। ठीक है, फटाक से इसको नोट कर लीजिए। चलो इन दोनों चीजों को एक बार पुनः देखना, समझना इसको। ये मान लो एक एवरेडी सेल है, एवरेडी होता है ना, ऐसे पतला वाला ऐसे होता है, क्लियर है ना। ये सेल सब लोग देखे होंगे। इस सेल पर वोल्टेज लिखा होता है, कितना वोल्टेज होता है, 1.5 होता है। हाँ चलो हम मान लेते हैं, मान लो इस सेल पर 1.5 वोल्ट लिखा है इस सेल पर, तो ये सेल का क्या कहलाएगा, ई या भी, क्या कहलाएगा, ई है ये, क्योंकि ये इसकी कुल क्षमता जो है ऊर्जा देने का वो दिखा रहा है, और जो कुल क्षमता दिखता है वही क्या होता है, ई होता है। इसका मतलब ये कह रहा है कि हमारे अंदर इतना वोल्ट की क्षमता है धारा को प्रवाहित करने की। ठीक है, इससे ज्यादा हमारे पास क्षमता नहीं है, तो अधिकतम जो क्षमता होता है वही क्या है, ई है, वही ई है ना। तो ये उसका ई है सेल का, इसको भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई, ये उसका विद्युत वाहक बल है। अब देखना ध्यान से, अब इस सेल को हमने टार्च में लगा दिया, किसमें लगा दिया, टार्च में। समझना इसको, ई और भी में अंतर क्या है। ये एक टार्च है, ठीक है, एक टार्च हमने लगा दिया, इस टार्च में इस सेल को हमने लगा दिया, क्लियर। टार्च का जो वोल्टेज है वो है 1.0 वोल्ट। आप बताओ ये क्या है, ये अभी भी है, क्यों, क्योंकि ये बाह्य परिपथ है, सेल के बाहर जुड़ेगा ना, तो ये बाह्य परिपथ है, और बाह्य परिपथ का जो वोल्टेज होता है वही टर्मिनल वोल्टेज होता है, तो ये इसका टर्मिनल वोल्टेज है। ठीक है, अब बताओ जब ये सेल इसमें लगेगा तो टार्च को जलाएगा कि नहीं जलाएगा, जलाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो क्षमता है वो इससे अधिक है, तो यह इस सेल, यह जो सेल है इसको जलाएगा। ठीक है, कब तक जलाएगा, देखना ध्यान से, जब ई को इस सेल को इसमें यूज करोगे तो सेल की जो कुल क्षमता है वो धीरे धीरे क्या होगी, घटेगी। भाई यूज हो रहा है ना वो, तो जब यूज होगा तो उसकी धीरे धीरे कुल जो क्षमता है ई, वो धीरे धीरे क्या होगी, कम हो जाएगी। अब ये मान लो घट करके इसको हम यहां लगा दिए, यूज कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे घट के जैसे 1.0 वोल्ट हो आएगी, ठीक है, डायरेक्ट नहीं आएगी 1.0, धीरे धीरे वो घटेगी, जैसे 1.0 वोल्ट आ जाएगी उसकी कुल क्षमता, टार्च जलना बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टार्च का वोल्टेज और सेल का वोल्टेज दोनों बराबर हो जाएंगे, तो अब ये उसको जला नहीं पाएगा। जैसे ई और भी बराबर हो जाते हैं ना, तो परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। समझ में आ गई बात। अब क्या करना, हम लोग इस सेल को निकाल के फेंक देते हैं, कहते हैं सर सेल डिस्चार्ज हो गया, फेंक देते हैं उसको। आप उसे मत फेंकिए, अब देखिए, अब आप क्या करिए, एक दीवार घड़ी लाइए, दीवार घड़ी देखे हो ना तुम लोग, ये दीवार घड़ी है,
ठीक है। इस दीवार घड़ी का वोल्टेज जो है टार्च के वोल्टेज से कम होता है। इसका वोल्टेज है 0.8 वोल्ट। ये बताओ ई है कि भी है? भी है। ये भी है, टर्मिनल वोल्टेज है। जो उपकरण लगाओगे उस उपकरण का वोल्टेज सेल का क्या कहलाएगा? टर्मिनल वोल्टेज होगा, क्योंकि वही उपकरण सेल के टर्मिनलों के बीच लगेगा, तभी वो उपकरण चलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब उपकरण हैं। जितना भी उपकरण लगाओगे उसका वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज होगा सेल के लिए। अब देखो, अब इस सेल को इसमें लगा दो, घड़ी चलेगी। क्यों? क्योंकि सेल का ई 1.0 वोल्ट है और इसका वोल्टेज 0. तो ये कम है और ये, तो सेल क्या करेगा? इसको चलाएगा। ठीक है ना? अब चलाते चलाते सेल का ई धीरे धीरे घटेगा और जैसे ही सेल का ई घटकर 0.8 वोल्ट हुआ, घड़ी चलना बंद हो जाएगी, क्योंकि दोनों का वोल्टेज क्या हो गया? बराबर हो गया ना। तो घड़ी अब नहीं चलेगी। आप क्या करते हो? सेल को निकाल के फेंक देते हो। फेंकिए मत उसको। अभी सेल के अंदर इतना वोल्टेज एनर्जी है, वो कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं है, अभी उसके अंदर इतना वोल्ट का एनर्जी है। अब आप इसको क्या करो? रिमोट में लगाओ। रिमोट होता ना, ऐसे बटन वटन होता है इसमें, इस रिमोट में ले आओ इसको। रिमोट का जो वोल्टेज होता है वो घड़ी से भी कम होता है, वो होता है 0.5 वोल्ट। ठीक? तो ये भी है कि ई है? भी है। समझ में आ रहा है ना? और सेल का ई कितना घट के हो गया? तो बताओ सेल इसको चलाएगा कि नहीं? आराम से। ठीक? अब फिर ई घटते घटते कितना हुआ? हाँ, जैसे 0.5 हुआ, अब रिमोट को भी नहीं चला पाएगा। अब रिमोट में से निकाल लो इसको। अब देखो कोई ऐसा उपकरण हो जिसका वोल्टेज 0.5 से कम हो। समझ में आ गया? उसमें लगा दो, फिर वही सेल चलाएगा। सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं होता है, हम लोग की सोच डिस्चार्ज हो जाती है, फेंक देते हैं। अब समझ में आ गया ना? अभी भी सेल के अंदर इतना क्षमता है, इतना वोल्ट की क्षमता है। अगर इससे कम वोल्ट का पाएगा ना कोई उपकरण, तो इसको चलाएगा। इतना भी दम है। समझ में आ गया? हाँ, सब उपकरण पे लिखा रहता है। जो भी उपकरण आप खरीदोगे उस सब पर वोल्टेज लिखा रहता है कि जब इतना वोल्ट का ऊर्जा पाएंगे तभी हम चलेंगे। ठीक है? क्लियर हो गया आप दोनों में, ई और भी? कोई डाउट नहीं ना? तो उपकरण पे जो वोल्टेज लिखा है वो सेल का क्या है? भी है। और सेल पे जो लिखा है वो क्या है? ई है। चाहे सेल हो, चाहे बैटरी हो, जो भी विद्युत स्रोत हो जो ऊर्जा दे, विद्युत ऊर्जा, उस पे जो लिखा रहता है वो उसका ई है। अब बाहर से जो उपकरण उससे जोड़ोगे उस पे जो लिखा है वो भी है। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करें सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब देखो, हमने बोला था ना 3 पॉइंट है इसमें। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का टर्मिनल वोल्टेज या विभव, तीसरा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। लिख दें ये अजीब बात है।
चलिए देखिए, देखिए ध्यान से, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को समझिए। देखिए, हमने जब विद्युत वाहक बल पढ़ाया तो उसमें आपको दो परिपथ दिखाया था, एक सेल के बाहर और एक सेल के अंदर। ठीक है, तो सेल के बाहर की तो बात हो गई, अब सेल के अंदर की बात करते हैं। देखिए, सेल के अंदर भी हमने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव वाला है, कैथोड है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा ना, और ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? एनोड की ओर, इधर जाएंगे ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर जाएंगे तो विलयन में, जो विलयन है, घुला है H2SO4, जब इसको घोलोगे तो ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ये आयन में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आयन जो हैं वो इस विलयन में होंगे। समझे? कोई भी पदार्थ जब घुलता है विलयन में, जिसमें आप घोलोगे, जब कोई पदार्थ घुलता है तो किसमें टूटता है? आयन में। जो नहीं टूटेगा वो नहीं घुलेगा, जो टूट गया वो घुल गया। ठीक है, चीनी पानी में घुलता है, इसका मतलब चीनी अपने आयन में टूट जाता है। नमक घुलता है, वो अपने आयन में टूट जाता है। तो H2SO4 भी पानी में घुलता है, तो H2SO4 अपने आयन में ऐसे टूट जाएगा। और ये आयन इस विलयन के अंदर उपस्थित होते हैं। ये जो आयन है वो विलयन में उपस्थित होंगे, ये विलयन से बाहर नहीं जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर जाएंगे तो ये आयन उनका विरोध करेंगे। ये आयन क्या करेंगे? विरोध करेंगे, उनको डिस्टर्ब करेंगे, रोकेंगे। और आप सभी को पता है, जब इलेक्ट्रॉन के गति में अवरोध होगा तो धारा क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। और उसी अवरोध का नाम क्या है? प्रतिरोध। चूंकि ये अंदर की बात है सेल के, इसलिए इस प्रतिरोध का नाम आंतरिक प्रतिरोध रखा गया। ठीक है, तो सेल के अंदर, ठीक है, जो सेल का घोल है वही धारा के प्रवाह में क्या उत्पन्न करता है? अवरोध, रुकावट उत्पन्न करता है। उसी का नाम है आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, क्लियर हो गया ना? सेल के अंदर सेल के घोल में उपस्थित जो आयन है वो आयन धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करते हैं। कहां पर? सेल के अंदर। तो उस रुकावट, उस अवरोध का नाम सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है, और जो बाह्य प्रतिरोध होता है, जैसे सेल के बाहर जो परिपथ लगा है, इसका जो प्रतिरोध होगा वो कैपिटल R, और सेल के अंदर जो प्रतिरोध है वो स्मॉल r। ठीक है, तो इसमें नोट कर लें, हेडिंग डाल लिए ना, लिखे सेल के अंदर, सेल के अंदर उपस्थित, सेल के अंदर उपस्थित घोल, ब्रैकेट में विलयन भी लिख सकते हैं। सेल के अंदर उपस्थित घोल, ब्रैकेट में विलयन में उपस्थित आयन, उपस्थित आयन धारा के प्रवाह में, धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करते हैं। धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिसे जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जिसे सेल का
आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी मात्रक ओम होता है, क्योंकि ये भी प्रतिरोध है ना। इसका भी मात्रक ओम होता है। अब देखना ध्यान से, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है किस पर निर्भर करेगा। सेल का जो अंदर का जो रुकावट है धारा के लिए, वो किस पर डिपेंड करेगा। जिस पर डिपेंड करेगा वही आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करेगा। वही नहीं करेगा। स्मॉल आर यानी आंतरिक प्रतिरोध जिस पर निर्भर करेगा वही उसको प्रभावित करेगा। तो अगर प्रश्न आता है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, या प्रश्न आ जाए कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करते हैं, तो दोनों बात एक ही हुआ। जिस पर निर्भर करेंगे वही उसको प्रभावित भी करेगा। ठीक है। तो अगला जो हमारा हेडिंग है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं। ठीक है। या किस किस पर आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करेगा, ध्यान से समझ लीजिए। अब दोनों चीजें हम यहां नहीं लिखवाएंगे, हमने यहां हेडिंग डलवा दिया प्रभावित करने वाले, तो कारक वही प्रभावित करेगा जिस पर आंतरिक प्रतिरोध। तो अगर प्रश्न में आ जाए कि आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तब भी यही लिखेंगे। अब प्रभावित करने वाला कारक पूछे तब भी यही लिखिएगा। क्लियर है ना। अब इसमें देखिए ध्यान से क्या क्या लिखना है आपको, कौन सा है जो प्रभावित करेगा। पहला समझ लेना, पहला जो है, ये जो विलयन बनाया गया है सेल के अंदर घोल, उसकी सांद्रता, जो घोल है सेल के अंदर उसकी सांद्रता। अगर विलयन ज्यादा सांद्र है, सांद्र मतलब गाढ़ा, सांद्र का मतलब गाढ़ा विलयन, जैसे चीनी पानी में घोल के शरबत बना दिए, चीनी की मात्रा बढ़ाते जाओ तो विलयन कैसा बनेगा, गाढ़ा। तो उस विलयन का नाम केमिस्ट्री के भाषा में क्या है, सांद्र विलयन। ठीक। और यदि पानी की मात्रा बढ़ाते गए तो विलयन गाढ़ा नहीं बनेगा, तो उसको इस केमिस्ट्री भाषा में बोलते हैं तनु विलयन। तो अगर हमने इसमें जो हमने घोला है H2SO4, मान लो हमने घोला है और H2SO4 की मात्रा हम बढ़ा दें और पानी की मात्रा घटा दें, तो विलयन कैसा बनेगा, गाढ़ा बनेगा ना। जब विलयन गाढ़ा बनेगा तो गाढ़ा का मतलब क्या हुआ, सभी जितना भी H2SO4 होंगे, जितने अणु, सब अपने आयन में टूटेंगे। गाढ़ा होने का मतलब होता है कि उस विलयन में जो पदार्थ घोला गया है उसके आयनों की संख्या अधिक हो गई। गाढ़ा का मतलब यही है। हमने कहा ना कि पानी कम और चीनी ज्यादा हो, तो इसका मतलब उस विलयन में चीनी के आयन ज्यादा होंगे, होंगे, क्योंकि चीनी का हर अणु अपने आयन में टूटा होगा तभी तो घुला होगा। तो चीनी के अणुओं के आयन क्या होंगे, अधिक होंगे। उसी तरह अगर इस सेल में H2SO4 की मात्रा ज्यादा हो तो इसका मतलब H2SO4 के आयन इसमें अधिक होंगे।
और जब अधिक होंगे तो क्या होगा, अधिक होंगे तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जा नहीं पाएगा, उसको प्रॉब्लम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये आयन उसका विरोध करेंगे, रोकेंगे। तो जब विरोध करेंगे, रोकने की क्षमता बढ़ेगी तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। ये बखलुलिए, जब इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां जाएगा तो धारा आसानी से बहेगी, और जब इन इलेक्ट्रॉनों को रोकने वाले अधिक हो गए इसमें, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जाएंगे, तो धारा आसानी से, इसका मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो गया, अधिक हो गया। इसीलिए इलेक्ट्रीशियन बैटरी में बार बार पानी चेक करता रहता है, पानी कम ना हो। अब तो बैटरी में देखिए ऐसे निकला होता है, पॉइंट इंडिकेटर लगा होता है, बाहर है तो पानी सही है, नीचे चला गया तुरंत खोल के पानी डाल देगा। इसीलिए ताकि पानी ज्यादा हो, H2SO4 कम हो, यानी विलयन कैसा हो, तनु हो। जब तनु विलयन होगा तो H2SO4 के आयन क्या होंगे, कम हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन को फ्री गति करने के लिए जगह मिलेगा, तो धारा आसानी से बहेगी। समझ में आ गया? तो यदि सेल का विलयन गाढ़ा है तो आंतरिक प्रतिरोध अधिक होगा, और सेल का विलयन तनु है तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। क्लियर? तो पहला है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता लिखे, लिखे, सेल या बैटरी, सेल या बैटरी के विलयन की सांद्रता, सेल या बैटरी के विलयन की सांद्रता अधिक होने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम करना हो तो क्या करिए, विलयन को तनु करिए, क्योंकि सांद्र होगा तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, समझिएगा, ये जो प्लेट या छड़ इस विलयन में डुबाए गए हैं, ठीक है, तो इन प्लेटों या छड़ों का जो डूबा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल, अगर इलेक्ट्रोड का अधिक भाग विलयन में डूबा है तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, और यदि कम भाग डूबा है तो आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए बराबर पानी चेक किया जाता है, बैटरी में पानी कम ना होने पाए, क्योंकि पानी कम होने से दो चीजें होंगी, एक विलयन सांद्र हो जाएगा तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और दूसरा पानी कम होने से ये इलेक्ट्रोड कम डूबेंगे, और इलेक्ट्रोड कम डूबेंगे तब भी आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इसलिए इलेक्ट्रीशियन बराबर पानी चेक करते रहते हैं बैटरी के, कि पानी कम ना होने पाए, ठीक है। तो दूसरा लिखें, विलयन में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल, विलयन में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल लिखिए, बैटरी या सेल के विलयन में, बैटरी या सेल के विलयन में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल अधिक होने पर, अधिक होने पर आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है,
आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोड अधिक विलयन में डूबे होंगे तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। इसका मतलब अगर कम डूबे होंगे तो अधिक होगा। ठीक है ना। तीसरा है, देखो इधर, इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, यानी जो विलयन में प्लेट या इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं उनके बीच की दूरी, अगर ये दूरी ज्यादा होगी तो आंतरिक प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, और ये दूरी कम होगी तो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। यानी इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम करना है तो प्लेटों को पास पास रखना पड़ेगा, ज्यादा दूर नहीं। ज्यादा दूर रखने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने में समय भी ज्यादा लगेगा और बीच में रुकावट भी ज्यादा होगा। और जब बीच की दूरी कम होगी तो कम समय में एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे पहुंचेंगे और बीच में रुकावट भी कम होगा। समझ में आ गया। तो प्लेटों के बीच की दूरी कम होने पर आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है और प्लेटों के बीच की दूरी अधिक होने पर आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है ना। तो तीसरा लिखें, बोला, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी प्लेटों के बीच की दूरी लिखे। बैटरी या सेल में लगे, बैटरी या सेल में लगे प्लेटों या इलेक्ट्रोडों, बैटरी या सेल में लगे प्लेटों या इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कम होने पर आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। कम होने पर आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। समझ में आ गया। सेलों और बैटरी में जो प्लेटें या इलेक्ट्रोड लगे इनके बीच की दूरी जितना कम होगी आंतरिक प्रतिरोध उतना ही कम होता जाएगा, और बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगा। तो 3 पॉइंट हो गए ना जिस पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। अब बताओ, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें कम करना है तो क्या क्या करना चाहिए? हाँ, क्या चीज? बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा तनु विलयन, और तीसरा ये प्लेट या इलेक्ट्रोड विलयन में अधिक डूबा होना तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और इसके उल्टा करेंगे तो अधिक हो जाएगा। अब बात आती है कि अगर किसी सेल या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो जाए तो नुकसान क्या होगा? ये भी तो हो गई। अगर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ गया तो उससे क्या नुकसान होगा? कोई पूछ दे प्रश्न आपसे तो क्या बताएंगे? देखिए, आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होने से क्या हो जाता है, जब आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा तो सेल के अंदर जब धारा बहेगी उसमें रुकावट ज्यादा होगा। तो जब रुकावट ज्यादा होगा तो जो विद्युत ऊर्जा है सेल का, उसका अधिकतम भाग सेल के हीट होने में खर्च हो जाएगा, क्योंकि जब धारा रुकेगी तो गर्म होगा। बाप प्रतिरोध जब पढ़े थे, हीटर वगैरह बता रहे थे, तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होने से हीटर हीट हो जाता है। उसी तरह से सेल के अंदर अगर आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा तो सेल भी क्या होगा? हीट होगा ना। तो हीट क्यों हो रहा? इसका मतलब है कि सेल का विद्युत ऊर्जा का अधिकतम भाग उष्मा के रूप में क्या हो रहा? खर्च हो रहा। समझ में आई बात? यानी जिस वोल्टेज का करंट हमें सेल देता उस वोल्टेज का करंट हमें मिलेगा नहीं, वोल्टेज में कमी आ जाएगी। तो आंतरिक प्रतिरोध होने से विद्युत ऊर्जा का अधिकतम भाग उष्मा के रूप में खर्च हो जाता है।
दूसरा, वोल्टेज में कमी आ जाती है, जिस वोल्टेज का करंट चाहिए उस वोल्टेज का करंट सेल दे नहीं पाएगा। और तीसरा कि जो बैटरी या सेल है वो जल्द से जल्द खराब हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये सब आंतरिक प्रतिरोध अधिक होने से होता है। कई बार आपके घर पे देखिए इन्वर्टर की बैटरी कहते हैं लगाए सर 1 घंटे में डिस्चार्ज हो जा रही है, 1 घंटे में सर खराब हो जा रही है, लाइट नहीं दे रही है अच्छे से। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन पकड़ के लाते हैं। अब इलेक्ट्रीशियन आएगा, कुछ नहीं करेगा, जितना आपने बताया वो समझ गया वहीं पर बैटरी में क्या प्रॉब्लम है, कि बैटरी लंबे समय तक करंट नहीं दे पा रही है या जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो रही है। तो वो आएगा, तुरंत कैप खोलेगा, पानी भर देगा, चल जाएगा, कहेगा चलाइए। वो जान जाता है कि इसके अंदर जो प्रतिरोध है वो बढ़ गया है, जिसके वजह से इनको ये सारा प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिर उसमें पानी भर देगा। ठीक है, जैसे पानी भर देगा तो सेल के अंदर का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? एक तो बैटरी है तो प्लेट पास पास में होंगे, दूसरा अधिक भाग इन प्लेटों का पानी में डूब जाएगा। ठीक, विलयन तनु हो जाएगा तो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध कम होने से बैटरी तुरंत बैकअप बना लेगी, काम करने लगेगी, कहेगा 100 रुपए था हो गई। बताओ, तोरे घरे बैटरी में पानी डाल के 100 रुपए ले लिया। सोचिए, जब आप जानेंगे तो आप भी कर सकते हैं ना आसानी से, नहीं जानेंगे तो कुछ नहीं जानेंगे। अब जान गए ना? तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध जिस पर निर्भर करता है वही उसको प्रभावित करता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध, 3 चीजें क्लियर हो गए। अब कल का जो टॉपिक है वो इन्हीं तीनों में संबंध है, ये तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।